नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कामत क्लासेज 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। कम से कम 2 या 3 प्रश्न हर भर्ती परीक्षा में आते हैं। साथियों, हाल ही में जो आयोजित होने वाली है पटवार भर्ती परीक्षा, राजस्थान एसआई, पशु परिसर, राजस्थान पुलिस और साथ ही साथ में रीट भर्ती परीक्षा भी आयोजित होने वाली है। इसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो ये भी 2024-25 में हो सकती है। तो इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो इसमें हमने केवल गत परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उनको ही लिया है और उनसे संबंधित प्रश्न हमने बनाए हैं। तो साथियों, प्रत्येक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और इनको पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। और जो भी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगे उसको नोट कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करना। तो पहला जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, रामायण में राजस्थान का नाम क्या था? तो साथियों, रामायण में हमारे राजस्थान का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है मरुकांतार, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मव्रत, तीसरा ऑप्शन राजस्थानित और चौथा है राजपूताना। तो साथियों, जो रामायण में राजस्थान का जो नाम था वो क्या था? मरुकांतार। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मरुकांतार रामायण में देखने को मिलता है। और ये मरुकांतार राजस्थान के लिए किसने उपयोग किया था? वाल्मीकि। किसने किया था? वाल्मीकि। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वाल्मीकि ने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न भी है। नेक्स्ट हम बात करें साथियों ब्रह्मव्रत। तो ब्रह्मव्रत भी हमारे राजस्थान के लिए उपयोग किया गया था। ये जो ब्रह्मव्रत शब्द है ये भी राजस्थान का ही एक नाम है। और साथ ही ये कहाँ देखने को मिलता है? तो ये ऋग्वेद काल में देखने को मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद काल में जो हमारा राजस्थान का नाम था वो क्या था? ब्रह्मव्रत। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है यहाँ से कि जो ब्रह्मव्रत नाम राजस्थान का है वो किस में देखने को मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेद में। अब बात करें राजस्थान द्वितीय। साथ ही राजस्थान द्वितीय भी हमारे राजस्थान के लिए ही प्रयोग हुआ है। और ये राजस्थान द्वितीय प्रयोग हुआ है बसंतगढ़ शिलालेख में। किस में हुआ है? बसंतगढ़ शिलालेख में। तो आपको ध्यान रखना है, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? तो बसंतगढ़ जो शिलालेख है ये सिरोही का शिलालेख है और इसमें साथियों राजस्थान द्वित शब्द का प्रयोग हुआ था। तो ये सभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बात करें राजपूताना, तो इसको तो आप सभी साथी जानते होंगे कि राजपूताना जो शब्द है इसका प्रयोग राजस्थान के लिए किसने किया था? सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो जो जॉर्ज थॉमस है, जॉर्ज थॉमस ने साथियों किसका प्रयोग किया था? जो जॉर्ज थॉमस है उसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था राजस्थान के लिए। और साथियों, तो जो राजपूताना पुस्तक है जॉर्ज थॉमस ने कब लिखी, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो ये लिखी थी 1805 ईस्वी में। ठीक है, 1805 में जो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 1805 में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला हमारा जो प्रश्न है साथियों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक कई भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। जो प्रश्न है वो है, नैनसिरी ख्यात नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो साथियों, आपको बताना है नैनसिरी जो पुस्तक है नैनसिरी ख्यात, इसके रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, दूसरा ऑप्शन है मुहम्मद नैनसी, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस और चौथा ऑप्शन है वीर भान। तो साथियों, नैनसिरी ख्यात जो पुस्तक है उसके रचयिता है मुहम्मद नैनसी। दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मुहम्मद नैनसी। इन्होंने लगभग ये 1665 ईस्वी में लिखी थी साथियों। कब लिखी थी? 1665 ईस्वी में। और मुहम्मद नैनसी साथियों कौन था आपको पता है? ये था गज सिंह, जोधपुर का एक शासक था गज सिंह। गज सिंह के दरबारी एक कवि था मुहम्मद नैनसी। गज सिंह और जसवंत सिंह दो ये राजा थे वहाँ के, जोधपुर के महाराजा। इनके शासनकाल में एक कवि थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1665 ईस्वी में, नैनसिरी ख्यात। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बात है वो है कर्नल जेम्स टोड की। तो इनकी भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो ये 1829 में लिखी थी। जॉर्ज थॉमस को अभी मैंने बताया था राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था राजस्थान के लिए। किसका किया था?
राजपूताना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट बात करें वीरभान, तो वीरभान की भी साथ ही एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें इसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, वो थी राजरूपक। साथियों काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई प्रश्न है कि राजरूपक पुस्तक का रचनाकार कौन है, या राजरूपक पुस्तक में किसका प्रयोग किया है, तो ये राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था इसमें वीरभान ने, और उस पुस्तक का नाम क्या है, राजरूपक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला हमारा जो प्रश्न है वो तीसरा प्रश्न क्या है, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो ये शब्द मैंने अभी बताया था साथियों आप सभी को कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड, दूसरा ऑप्शन मोहम्मद नैन्सी, तीसरा ऑप्शन वीरभान, और चौथा है जॉर्ज थॉमस। तो साथियों अभी पहले प्रश्न में मैंने बताया था कि राजपूताना शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किसने किया, तो वो था जॉर्ज थॉमस। साथियों जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, और ये जो प्रयोग किया था वो किया था 1805 में। ठीक है, 1805 में एक पुस्तक लिखी थी कौन सी थी, मिलिट्री मेमोस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है। और इस शब्द का वास्तविक रूप से प्रयोग जो हुआ है वो 1800 ईस्वी में ही हो गया है। ठीक है साथियों, 1805 में इस पुस्तक में तो ये चीज़ साबित की गई थी, जॉर्ज थॉमस ने ये शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक में बताया था कि राजस्थान के लिए जो राजस्थान शब्द है वो किसने प्रयोग किया था, कि जॉर्ज थॉमस ने किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का, और 1805 में साथ ही विलियम फ्रैंकलिन ने ये चीज़ अपनी पुस्तक में साबित की थी। तो इसका आपको सही उत्तर क्या देना है, जो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो किसने किया है, जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए। नेक्स्ट हम बात करें वीरभान के, भी हमने वीरभान के बारे में बताया है कि वीरभान जो अ, अ, वे हैं कवि, वीरभान ने एक पुस्तक लिखी है राजरूपक। कौन सी लिखी है, राजरूपक। तो राजरूपक जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है, वीरभान। साथियों राजरूपक जो पुस्तक है उसमें जोधपुर के जो राजा थे अभय सिंह, और एक गुजरात का सूबेदार था सरबुलंद खां। तो एक तो हम बात करेंगे अभय सिंह की, किसकी, अभय सिंह की। और एक बात करेंगे सूबेदार था जो गुजरात का, उसका नाम था बुलंद खां। क्या नाम था, बुलंद खां। तो साथ ही इन दोनों के जो युद्ध है उसका इसमें वर्णन है। ठीक है, तो अभय सिंह जोधपुर का शासक था और ये गुजरात का सर बुलंद खां था। ठीक है, इनका वर्णन किसमें किया है, राजरूपक पुस्तक में वीरभान ने किया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। काफ़ी अच्छा प्रश्न था, ये भी एग्जाम में देखने को मिला था। साथियों चौथा जो हमारा प्रश्न है वो है द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो आप सभी को बताना है द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो पहला ऑप्शन है विलियम कुरक, दूसरा ऑप्शन है यति ज्ञानचंद्र, तीसरा ऑप्शन कर्नल जेम्स टॉड, और चौथा ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस। तो साथियों जो द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है इसके रचनाकार कौन है, कर्नल जेम्स टॉड। तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 ईस्वी में, कब, 1829 ईस्वी में ये पुस्तक लिखी थी द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इसका साथियों दूसरा नाम भी है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये एक पुस्तक है, इसका भी दूसरा नाम दिया गया है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का ही दूसरा नाम है साथियों ये। ठीक है, अब बात करें द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है, इसको कितने भागों में बांटा है। तो साथियों इसे दो भागों में वितरित किया है। ठीक है, इसके अगर पूछा जाए कितने भाग हैं, तो इसके कितने भाग हैं, दो भाग हैं। अच्छा, तो बात करें विलियम कुर्क, तो साथियों दी एनर्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है इसमें विलियम कुर्क ने इस पुस्तक को क्या की थी, संपादन जो किया था वो किसने किया था, विलियम कुर्क ने। अगर आपसे पूछा जाए दी एनर्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के संपादनकर्ता कौन थे, तो वो था विलियम कुर्क। यति ज्ञानचंद्र साथियों कर्नल जेम्स टॉड के गुरु थे, और इसे ये समर्पित की थी कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, तो अगर प्रश्न आ जाए कि ये पुस्तक किसको समर्पित की थी, तो समर्पित किसने की है, कर्नल जे स्टोर ने किसको की है, यति ज्ञानचंद्र को। और जॉर्ज थॉमस अभी मैंने बताया था राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया 1800 ईस्वी में, और 1805 में इसको साबित किया था फ्रैंकलिन ने। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगला हमारा प्रश्न है, द एनर्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो साथियों, इसमें आपको पूछा गया है कि जो द एनर्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है उसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? यति ज्ञानचंद्र, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कर्नल जॉन स्टोड और जॉर्ज थॉमस। तो इसका सही उत्तर है साथियों, सही जो उत्तर है इसका साथियों वो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या किया था इसका हिंदी अनुवाद। अभी मैंने बताया था यति ज्ञानचंद्र, साथियों ये कर्नल जॉन स्टोड का गुरु था और इसको ये पुस्तक क्या की थी, समर्पित की थी। अगर क्वेश्चन आ जाए किसको समर्पित की थी ये पुस्तक, तो साथियों यति ज्ञानचंद्र को की थी। और किसने की थी, कर्नल जॉन स्टोड ने की थी। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो हो जाएगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आपका, राजरूपक पुस्तक का रचनाकार कौन है? ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है साथियों और काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। तो राजरूपक जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? तो वीरभान थे, मोहिनी थी, कर्नल जो स्टोड थे, या फिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा था। तो साथ ही इसका जो सही उत्तर है वो है वीरभान। कौन था साथियों? वीरभान। वीरभान ने राजरूपक पुस्तक लिखी थी और मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें जोधपुर का शासक था अभय सिंह। कौन था? जोधपुर का शासक अभय सिंह था। और साथियों गुजरात का एक सूबेदार था सर बुलंद खां। इन दोनों का जो युद्ध है उसका वर्णन इसमें देखने को मिलता है, अभय सिंह और बुलंद खां का। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये पुस्तक किसने लिखी ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला हमारा जो प्रश्न है साथियों सातवां, वो क्या है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब बना? तो आपको बताना है हमारा राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब बना। तो साथियों आप सभी जानते हैं इसको, राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप बना था वो बना था 1 नवंबर 1956। दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान बनकर पूर्णतः तैयार हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, आठवां हमारा जो प्रश्न है वो क्या है साथियों, राजस्थान अक्षांश दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? ये एग्जाम में आया हो प्रश्न है कि राजस्थान जो हमारा है वो अक्षांश दृष्टि से किस गोलार्ध में आता है। तो पहला ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में आता है, दूसरा ऑप्शन पूर्वी गोलार्ध में आता है, तीसरा ऑप्शन दक्षिणी गोलार्ध में आता है और चौथा ऑप्शन है उत्तर पूर्व गोलार्ध में आता है। तो अक्षांश दृष्टि की हम बात करें साथियों तो किस गोलार्ध में आता है? तो साथियों अक्षांश दृष्टि से आता है उत्तरी गोलार्ध में। इज द करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में को अक्षांश दृष्टि से आता है। और अगर पूर्वी गोलार्ध की हम बात करें तो ये आता है देशांतर दृष्टि से। ठीक है, देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में आता है? पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साथियों, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो आपको बतानी है एशिया महाद्वीप में हमारा राजस्थान किस दिशा में स्थित है। तो साथियों अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये है विश्व में, ये है एशिया में और ये है भारत में। ये हमारा उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये हो गया पश्चिम। तो साथियों अगर हमारे विश्व की बात आ रही है, ये ग्लोब की बात आ रही है तो इस दृष्टि से हम देखेंगे इसको। अगर एशिया की दृष्टि से देखना है तो इस भाग में देखेंगे और भारत की दृष्टि से देखनी है तो इस दिशा में देखेंगे। ठीक है, तो वर्तमान हमसे एशिया का पूछा जा रहा है तो ये हो गया हमारा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अगर विश्व में पूछते तो उत्तर पूर्व में और अगर भारत में पूछा जाए तो उत्तर पश्चिम में। तो इस तरह आपको ये बताना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है। तो साथियों एशिया महाद्वीप में अगर बात करें राजस्थान की स्थिति तो अभी मैंने बताया था दक्षिण और पश्चिम में। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे साथियों वो है राजस्थान का उत्तरी अक्षांश कितना है। तो साथियों राजस्थान का जो उत्तरी अक्षांश है वो हमको बताना है कितना है। पहला ऑप्शन है 23 डिग्री 03 से 30 12, दूसरा ऑप्शन है 69 30 से 78 17, तीसरा ऑप्शन है 60 डिग्री 09 मिनट और चौथा ऑप्शन है 8 डिग्री 47 मिनट। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों 23 डिग्री 03 से 30 12, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और अगर पूर्वी देशांतर की हम बात करा तो 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर है। आपसे पूर्वी देशांतर भी पूछा जा सकता है और उत्तरी अक्षांश भी पूछा जा सकता है।
तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखें। पूर्वी देशांतर में जो है वो है 69 से 78 17 और उत्तरी अक्षांश है 23 डिग्री 03 से 30 12। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला हमारा जो प्रश्न है साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर कौन सा जिला स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है साथियों। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर की हम बात करें तो इसमें गंगानगर है, बांसवाड़ा है, धौलपुर है या जैसलमेर है। तो साथियों 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कौन सा स्थित है? जैसलमेर। ठीक है, चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखने काफ़ी महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार एग्जाम में आता है अधिकतर। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला हमारा जो 11 प्रश्न के बाद 12 जो हमारा प्रश्न है वो क्या है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है। तो आपको बताना है कि राजस्थान में सर्वप्रथम जो सूर्य उदय होता है वो कहाँ होता है। धौलपुर में, जैसलमेर में, अजमेर में या बीकानेर में। तो साथियों राजस्थान की अगर बात करें तो सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है? धौलपुर में। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। धौलपुर में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है और सर्वप्रथम अस्त भी यहीं होता है। ठीक है, उदय भी यहीं होता है और सर्वप्रथम अस्त भी यहीं होता है, लेकिन सबसे बाद की अगर बात करें वो होता है जैसलमेर में। ठीक है, सबसे बाद में सूर्य उदय की अगर बात करें और अस्त की बात करें तो दोनों चीज़ कहाँ होती है बाद में? जैसलमेर में। और सर्वप्रथम पूछे तो धौलपुर है। ठीक है, तो ये हमारा 12 प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? हम बात करें कर्क रेखा की लंबाई तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। तो साथियों राजस्थान में जो कर्क रेखा की लंबाई है वो कितनी है? मात्र 26 किलोमीटर है राजस्थान में। और राजस्थान के दो जिले हैं, एक तो है बांसवाड़ा और एक है डूंगरपुर। एक तो है बांसवाड़ा, एक है डूंगरपुर। ये दो जिलों में होकर ये गुजरती है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए राजस्थान के कितने जिलों में होकर गुजरती है कर्क रेखा तो दो जिले हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। सर्वाधिक जो लंबाई है वो है बांसवाड़ा में और न्यूनतम है जो है डूंगरपुर में। ठीक है, और डूंगरपुर का एक गांव है चीकली गांव, यहाँ से होकर ये गुजरती है। और बांसवाड़ा की अगर बात करें तो कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथियों कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है, राजस्थान के दो जिलों में होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और डूंगरपुर का चीखली गांव से होकर गुजरती है, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा की है। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है कर्क रेखा की लंबाई किस जिले में सर्वाधिक है। अगर सर्वाधिक बात करें, मैंने अभी बताया था कि कर्क रेखा जो है उसकी लंबाई सर्वाधिक किस जिले में है? बांसवाड़ा में। तो तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सबसे कम अगर पूछा जाए, कम भी काफ़ी बार पूछा जाता है साथियों, तो कम अगर सबसे कम लंबाई है तो केवल दो ही तो जिले हैं, एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। तो जो सबसे कम है वो डूंगरपुर में है, ज़्यादा है जो बांसवाड़ा में। और 26 किलोमीटर अभी बताया था मैंने कि 26 किलोमीटर ये राजस्थान में होकर गुजर रही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन किस जिले में होता है। तो सर्वाधिक तिरछापन किस जिले में होता है? पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर और गंगानगर। इनमें से कौन सा है जिसमें सर्वाधिक सूर्य तिरछापन जिला पड़ता है? तो सूर्य की किरण तिरछी जिसमें पड़ती है वो कौन सा है? तो साथियों तिरछी जो पड़ती है वो है गंगानगर। कौन सा है? चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गंगानगर है जो सूर्य की किरणें क्या पड़ती है इसमें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं। और लंबवत अगर सीधी पूछी जाए, सीधी या सूर्य की किरण सीधी या लंबवत किस जिले में पड़ती है तो वो है बांसवाड़ा। ठीक है, तो दोनों प्रश्न ध्यान रखने हैं, किसी भी तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सर अधिक तिरछापन पूछा जाए तो गंगानगर और सीधी पूछी जाए तो बांसवाड़ा। साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथियों अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है। तो आपको बताना है कि कर्क रेखा पर जो सूर्य है वो कब चमकता है। तो साथियों कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है? पहला ऑप्शन है 22 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन 21 जून, तीसरा 22 जून और चौथा 21 दिसंबर। तो इसमें जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। तो कर्क रेखा पर अगर सूर्य सीधा चमकता है, ये पूछा जा रहा था, ये कब चमकता है साथियों? दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। ठीक है, इसके बाद में दक्षिणायन हो प्रारंभ स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमसे पूछा जा रहा है कि सूर्य सीधा कब चमकता है तो 21 जून हमको उत्तर बताना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है
राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की हम लंबाई की अगर बात करें तो साथियों कितनी है? 869 किलोमीटर है, 850 किलोमीटर है, 826 किलोमीटर है, 784 किलोमीटर है। तो साथियों राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 826। तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 826। लेकिन पूर्व से पश्चिम अगर आपसे पूछा जा रहा है, पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम कितनी है साथियों? 869। पूर्व से पश्चिम 869 हो जाएगी और उत्तर से दक्षिण 826। और 784 और 850 क्या हैं? 784 और 850 ये दोनों विकर्ण हैं, ये विकर्णों की लंबाई है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं साथियों जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है राजस्थान में विकर्णों की लंबाई चौड़ाई का अंतर क्या है? अब ये पूछा गया है कि जो राजस्थान के जो विकर्ण हैं राजस्थान में, उनकी लंबाई चौड़ाई का अंतर क्या है? तो साथ ही विकर्णों की लंबाई चौड़ाई का अंतर अगर हम बात करें तो हमको क्या करना है? 850 में से 784 घटाना है। 850 में से 784 घटाएंगे तो विकर्ण की लंबाई आ जाएगी, वो कितनी है? 66 किलोमीटर। ठीक है, और विकर्ण आप सभी जानते हैं ये हमारा राजस्थान उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है। तो एक विकर्ण तो ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ये लंबा है 850 वाला और ये है छोटा, तो इनको थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो हमारा 1900 प्रश्न है, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? तो साथियों मध्यवर्ती जिला जो बीच का जिला है राजस्थान का वो कौन सा है आपको बताना है। अजमेर है, सीकर है, भीलवाड़ा है या नागौर है? तो साथियों राजस्थान का अगर मध्यवर्ती जिला आपसे पूछा जाए और पूछा गया हुआ प्रश्न है ये कौन सा है? नागौर है। कौन सा है साथियों? नागौर है। अगर नागौर में आपसे तहसील पूछी जाए कि तहसील कौन सी है मध्यवर्ती, तो साथियों नागौर की जो तहसील है वो है मेड़ता। कौन सी है? मेड़ता तहसील, डिस्ट्रिक्ट नागौर। अगर गांव पूछा जाए आपसे कि गांव कौन सा है उसमें, ये बताना है आपको लामपोलाई। कौन सा है? लामपोलाई। कि मध्य का गांव कौन सा है? तो लामपोलाई। तहसील कौन सी है? मेड़ता। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? नागौर। तो इस तरह हमको सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है साथियों वो है राजस्थान की आकृति कैसी है? तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि हमारा राजस्थान है जिसकी आकृति कैसी है। साथियों राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज। चौथा जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर, विषम कोणीय चतुर्भुज या हम पतंगाकार भी बोल सकते हैं, जो रोहम्बस ने ये आकृति बताई है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं साथियों जो एग्जाम में आए हैं और सभी प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई भी प्रश्न दोबारा रिपीट हो सकता है, तो सभी प्रश्न हम अच्छी तरह से देखेंगे और इनको नोट करेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो साथियों इस राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई बतानी है। 5,922 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर, 1,070, 5,920। तो दोस्तों अगर हम बात करें स्थलीय सीमा की लंबाई तो ये है 5,920 किलोमीटर। चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1,070 की हम बात करें तो ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। ठीक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कोई पूछे हमसे तो कितनी है? 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। 4,850 की हम बात करें साथियों तो ये अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है। ये राज्यों से जो सीमा लग रही है उसकी लंबाई कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा जो हमारे 5 राज्य सीमा टच कर रहे हैं राजस्थान को, उनकी लंबाई है 4,850 और 1,070 है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, और 5,920 अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को जोड़ने के बाद में 5,920 की सीमा बनती है। तो इस तरह ये हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? 5,920 हमारी कुल स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाएगी। तो चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है साथियों वो है राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो राजस्थान के कितने जिले हैं जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं? 5 जिले, 6 जिले, 3 जिले या 2 जिले? तो साथियों इसमें जो सही उत्तर है वो है 6 जिले। पहले बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और बाड़मेर थे, अब 2 और बढ़ गए, एक तो अनूपगढ़ और एक फलोदी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में पाकिस्तान के टेस्ट में कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कौन सा जिला पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा लगाता है? तो आप सभी जानते होंगे कि पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है। तो गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर? साथियों पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा लगाने वाला जो जिला है वो है जैसलमेर। कौन सा है? तो
तो इसमें जो सही उत्तर है वो है जैसलमेर। जैसलमेर जो जिला है पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है। तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई हिंदमलकोट से शुरू होकर किस जिले तक जाती है? तो साथियों हिंदमलकोट से किस जिले तक जाती है आपको बताना है। जैसलमेर से, बाड़मेर तक, बीकानेर तक, या बाड़मेर तक या जैसलमेर तक, इसमें से कौन सा सही उत्तर है? तो जैसलमेर नहीं है, बीकानेर नहीं है, सिरोही नहीं है। तो साथियों कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा? बाड़मेर। और बाड़मेर का कौन सी जगह है? बाखासर। कौन सी है? बाखासर तक ये सीमा जाती है। ठीक है, तो हिंदमलकोट गंगानगर से शुरू होकर बाखासर बाड़मेर तक जाती है। साथियों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी अच्छी तरह से नोट कर लेना। अगला हमारा अंतिम जो प्रश्न है वो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय किसका है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जो जिला मुख्यालय है वो किसका है? बीकानेर का है, गंगानगर का है, जैसलमेर का है या धौलपुर का है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है धौलपुर। चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अगर सर्वाधिक दूर की हम बात करें तो धौलपुर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श की अगर बात करें और उसका सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय पूछा जाए तो उसका हमको उत्तर देना है गंगानगर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है धौलपुर। चौथा ऑप्शन द करेक्ट आंसर। साथियों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको रोज़ देखने को मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।